मित्रों, आज हम भारतीय गणतंत्र दिवस इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय गणतंत्र दिवस एक स्पष्ट रूप से भारत के राष्ट्रीय नागरिकों का स्वातंत्र्य के पश्चात संवैधानिक रूप से नागरिकता का ग्रहण करना तथा लोकतंत्र की संवैधानिक जिम्मेदारी देने वाला आज एक गणतंत्र दिवस देश मना रहा है। आज के दिन स्वतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान देश के सामने लाया गया और लागू हुआ। यही है हमारा गणतंत्र। गणतंत्र का स्पष्ट अर्थ यह है कि संविधान लागू होने के पश्चात हमारे देश में गणतंत्र का आरंभ है। इसके अनेक पहलू हैं। संविधान केवल 1947 में या 47 के बाद लिखा गया या पहले लिखा गया, जो भी हो, परंतु उसकी शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य काल में आरंभ हुई थी और सारे इसके पहलू जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ब्रिटिश संविधान भारत में लागू था 1919 से लेकर के। उसमें जो जो परिवर्तन हुए उस पर भी हम आपके सामने संवाद करेंगे। हम ये भी देखेंगे संविधान आज देश में सर्वमान्य होते हुए भी पूर्ण रूप से लागू क्यों नहीं है। संविधान देश में अस्वीकार करने वाले लोगों की भावना बढ़ क्यों रही है। संविधान जलाने वाले देश में नागरिक कैसे बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें संविधान, जिसको हम राष्ट्र की आत्मा के रूप में देखते हैं, उसकी सीधी सीधी अवमानना है। आप किसी एक व्यक्ति को संविधान निर्माता कह करके संविधान की अवमानना के कारण बने हुए हैं। संविधान किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। संविधान लिखने वाले 7 महान लोग थे। संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा थी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर जी थे। ऐसे में संविधान के प्रति आक्रोश, संविधान के प्रति नाराजगी, संविधान के प्रति अराष्ट्रीय मानसिकता का उजागर होना, ये सारी चीज़ें क्या है और उसके कारण क्या है, उसको धीरे धीरे आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। यदि आपको ये मेरा आज का प्रकाशित और सुना हुआ वीडियो ठीक से समझ में आ जाए, मैं कोई संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, परंतु इस पर आज विचार करने की स्थिति निर्माण हो गई है। संविधान जिन परिस्थितियों में लिखा गया, जिन परिस्थितियों में मसौदा लिखा गया, जिन परिस्थितियों में देश के सामने उसे लागू किया गया, उसका बहुत बड़ा इतिहास रहा है और ये इतिहास देश के सामने, नूतन पीढ़ियों के सामने लाया नहीं जाता है। और नई पीढ़ियाँ महाविद्यालयों में जो पढ़ती है राज्यशास्त्र या पॉलिटिक्स, उसमें उनके अध्ययन के लिए या जानने के लिए उनको अध्यापक जो पढ़ाते हैं उसके लिए वो कितना प्रिपेयर रहते हैं वो हमें पता नहीं है। इस पर हमें आगे चल करके
अगले सत्र में इस पर सोचना होगा कि संविधान की आत्मा और संविधान राष्ट्रीय जनता में ग्लानि, ये ऐसा विपर्यास मानसिकता क्यों हो गई। अखंड भारत को मिलने जा रही स्वायत्तता को देखते हुए 1939 से लेकर के 1942 के बीच पुणे में एडवोकेट ढमढेरे जी के बारे में विविध देशों की संविधान की जो मसौदे थे उस पर अध्ययन होता था और उसमें विशेष रूप से पुणे नगर हिंदू सभा के सदस्य रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिस्सा लेते थे। ये जब पूर्ण हुआ, लोकशाही स्वराज पक्ष और अखिल भारत हिंदू महासभा ने उसे 2 अगस्त 1944 को स्वीकृत किया, पारित किया, मान्यता दी। यह है स्वतंत्र भारत का संविधान का मसौदा और ये मसौदा लिखने में बहुत सारे विद्वान लोग काम में आए। यह एक राष्ट्रीय मानसिकता थी जिसे पुणे शहर राष्ट्रीय क्रांति, सामाजिक क्रांति के लिए जाना जाता है। उस पुणे शहर में भारत के संविधान का मसौदा स्वाधीनता पूर्व काल में लिखा गया। इस पर हम चर्चा करते ही रहेंगे। क्या हमारे देश में पहले संविधान नहीं था? संविधान था, ब्रिटिश संविधान था। हम इस पर यह भी कहेंगे 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संविधान का जो नाम दिया गया उसका ये इस प्रकार का प्रारूप था। 23 दिसंबर 1919 को मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने उसे बनाया। यह है 1919 का संविधान का एक प्रारूप, आरंभिक स्वरूप। और उस पर था लखनऊ का जो पैक्ट हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त पैक्ट जो बना था, उसका उस पर प्रभाव था 1919 के संविधान पर। अब उसमें स्पष्ट रूप से अखंड भारत के नागरिकों को, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों को एंग्लो इंडियन अर्थात धर्मांतरित, लिंग के हिसाब से बहुजन जो आज परिभाषा है, मतलब उस समय अछूत या अन्य स्थितियों में उनको पुकारा जाता था या लिखा जाता था। तो ये भारतीय बहुसंख्यकों को विघटित करने वाली परंपरा ब्रिटिश काल से ही आरंभ हुई थी और अल्पसंख्यकों का पलड़ा भारी करना ब्रिटिश राजनीति की देन थी। ये इतिहास हमारे सामने आना चाहिए। लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते भी है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इस विषय को कोई इतना ध्यान नहीं देता है जिसकी आवश्यकता है। अब इस विषय पर लोगों को ये समझना होगा कि संविधान लागू हो जाने के बाद एक मुडीमन कमीशन आया था जो मार्च 1925 में उसने रिपोर्ट दी थी कि 1919 के विधि विधान जनता की आकांक्षा पूर्ण करने में असमर्थ है, इसलिए संविधान में परिवर्तन किए बिना दोष सुधार करने के लिए बदलाव सूचित किया जाता है। यह मुडीमन कमेटी कह रही है। 8 नवंबर 1927 बोल्डविन ने संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार जॉन साइमन के कमीशन का स्वागत करते हुए एक सुधार समिति बनाई थी जिसे संविधान सुधार समिति कहते हैं। उसका गठन किया था बोल्डविन ने 1927 में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और हाउस ऑफ कॉमन्स के सकालत वाला को उस समिति का सदस्य न बनाते हुए केवल ब्रिटिश अधिकारियों के अंतर्गत इसे रखा गया उस समिति को, और उसे जॉइंट फ्री कॉन्फ्रेंस के रूप में बनाया गया। इसी का विरोध करते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य रहे आर्यवीर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने विरोध प्रदर्शन किया और उसी प्रदर्शन में उनकी मृत्यु हो गई, जिसका प्रतिशोध हमारे देश के सपूत भगत सिंह जी ने किया। ये संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसको भी अध्ययन करना इतिहासकार या राज्यशास्त्र के छात्रों के लिए अत्यावश्यक है। देश के सामने भारतीय राजनीति में एक ही परिवार प्रमुख रूप से चमकता सितारा बनता दिखाई दिया।
कौन थे? ब्रिटिश वसाहती राज्य, जिसे ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में आज भी भारत अस्तित्व में है। 1927 चेन्नई में सर्वदलीय बैठक में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जनता की तत्कालिक मांगों का समाधान करने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई थी। उसका बाद में नामकरण हुआ नेहरू रिपोर्ट। उस नेहरू रिपोर्ट में क्या लिखा था वो हम देखते हैं। विधानमंडल से अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित सीटें भी मिलेगी और अनारक्षित सीटों में भी वो चुनाव लड़ सकेंगे। वायव्य सरहद प्रांत को गवर्नर शासित प्रदेश बनाया जाए। सिंध से मुंबई को अलग प्रांत के रूप में बनाया जाए। संस्थानिकों के प्रजा को अंतर्गत स्वायत्तता दिए बिना संघ राज्य संविधान में प्रवेश रोका जाएगा। परंतु इस नेहरू रिपोर्ट में न परराष्ट्र विभाग मांगा गया था, न सामरिक कब्जा मांगा गया था, जिसका विरोध फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस के नेता, उस समय कांग्रेस में थे, सुभाष बाबू बोस, तो उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि ब्रिटिश कॉलोनी का दर्जा हमें नहीं चाहिए, हमें स्वायत्त हिंदुस्तान चाहिए, जो लोकमान्य तिलक जी ने मांग की थी। हिंदवी स्वराज्य, ये वही संपूर्ण स्वायत्तता थी। मुख्य रूप से नेहरू रिपोर्ट पर 31 दिसंबर 1928 आगा खान की अध्यक्षता में दिल्ली में मुस्लिम परिषद हुई। इसमें जिन्ना ने देश विभाजक 14 मांगे रखी। 31 अक्टूबर 1929 रेम्स मैकडोनाल्ड ने अपनी कूटनीतिक परिभाषा में उसको स्वीकार किया और आयरविन ने उसे मान्यता दे दी। जो आगे चलकर जो 1947 में जो हमें मिला है वह स्वायत्त हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में हमारा एक, जिसको हम चोगम कहते हैं, और उसकी अध्यक्षता केवल ब्रिटिश की महारानी ही करती है। तो आप समझ गए होंगे कि आज भी हमारा भारत ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में है। अब यह हमें देखना होगा कि ब्रिटिश की महारानी की अध्यक्षता में जो हमारी चौबगम परिषद बनती है और आज भी कार्यरत है, तो इन लोगों ने भारतीय नागरिकता में सेंध लगाने के लिए जितने भी सारे षड्यंत्र किए, उसका पहला प्रयोग क्या था। और 1919 के संविधान के पश्चात दूसरा एक प्रयोग हुआ था 16 अगस्त 1932, जिससे कम्युनल अवार्ड के रूप में, कम्युनल अवार्ड शब्द प्रयोग भी बिल्कुल एक उपयुक्त शब्द प्रयोग, जिसे कहेंगे हम योग्य प्रयोग किया है। कम्युनल अवार्ड, इसमें हर एक भारतीय जाति, प्रथा, पंथ, इन सब को विघटित करते हुए उनको अपनी जनसंख्या के आधार पर बहुसंख्य बनने का मौका रोककर देश विभाजन की ओर बढ़ने वाली मानसिकता को अग्रेसित करना, ये उनका मुख्य रूप से उद्देश्य था। इस पर हम देखेंगे 1932 के कम्युनल अवार्ड पर आगे चलकर क्या और कैसे हुआ। हम देख रहे थे, कम्युनल अवार्ड के विषय में बात कर रहे थे, जो 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया और उसका विरोध करने के लिए हिंदू महासभा के नेता धर्मवीर मुंजे जी, भाई परमानंद जी लंदन गए और पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने इसका विरोध किया। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने येरवड़ा में आकर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी जी की भेंट की और पुणे में आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से भी भेंट की। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जिस प्रकार से देश में भारतीय नागरिकता का विभाजन कर रही थी, उसका विरोध करना अत्यंत आवश्यक था। तो 18 मार्च 1933 को ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र भी प्रकाशित किया, परंतु बहुसंख्यकों में स्वर्ण, अवर्ण, इस प्रकार की सामाजिक भेद रचना को सामने रखा गया, उसका विरोध करना आवश्यक था। हमने देखा कम्युनल अवार्ड जो 1932 की घोषणा थी, उस पर 18
मार्च 1933 को ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र घोषित किया, परंतु यह होने के बाद भी 2 अगस्त 1935 को 321 अनुच्छेद और 310 अनुसूची का यह संविधान भारत में लागू हुआ और इस संविधान ने भारत को जो शब्द दिए, अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए वक्फ बोर्ड, ये सारे भारतीय नागरिकता में विभाजन के बीज बोने वाले शब्द प्रयोग ब्रिटिश सरकार की देन है। ये हमें इतिहास दिखाता है। अब इसका विरोध करना आवश्यक था, इसका विरोध करना भी एक आवश्यक विषय था। हिंदू महासभा ने लंदन में जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाई परमानंद जी ने तथ्य रखे, विरोध किया। स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने अपनी अध्यक्षता में जयपुर में विशेष अधिवेशन लेते हुए भारत की नागरिकता को एक अधिकार, एक न्याय, समान न्याय और अवसर, इसकी मांग करते हुए जो विषय सामने रखा वह केवल 1935 के कॉमनवेल्थ अवार्ड के विरोध में था और अपेक्षा थी कि देश की अखंडता रखने के लिए भारत में नागरिकता का विभाजन जिस प्रकार से किया जा रहा है, धार्मिक और सामाजिक रूप से, उसको रोक लगे। इसलिए जयपुर में स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर होते हुए जिस प्रकार से समान न्याय, अधिकार और अवसर की मांग की, वो इतिहास अगर सामने न आता, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको प्रकाशित किया है, तो देश के सामने ये सच्चाई जाती नहीं। हिंदू महासभा को केवल कम्युनल जातीयवादी कहकर कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, सावरकर और हिंदू महासभा कांग्रेस के लिए किरकिरी बन गई थी और इसलिए केवल मुस्लिम तुष्टीकरण में देश का विभाजन की ओर अग्रसर होना निश्चित हो गया था। 20 फरवरी 1947 स्वाधीन हिंदुस्तान अधिनियम 1947, यह एक्ट पारित हुआ। 3 जून को बेटन, नेहरू और जिन्ना की विभाजनकारी मानसिकता का प्रदर्शन देश को हो गया। 7 जुलाई को सावरकर जी ने विभाजन की संभावना को देखते हुए ध्वज समिति को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की देश का राष्ट्रध्वज भगवा हो और उसमें और एक शब्द का प्रयोग किया, जिस ध्वज पर केसरिया पट्टिका हो, विभाजन का समर्थन नहीं है। और एक विकल्प दिया है, कांग्रेस के ध्वज से चरखा निकालकर जहां चरखे के स्थान पर धर्म चक्र अंकित किया जाए, जो प्रगति का प्रदर्शक हो। इस प्रकार जब भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में हमारा अग्रसर होना निश्चित हो गया था, अंबेडकर जी को मसूदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वह दिल्ली जाते समय मुंबई हवाई अड्डे पर जो हिंदू महासभा ने और लोकशाही स्वराज्य पक्ष ने पारित किया हुआ मसूदा जो था, उस मसूदे को साथ में लेकर के गए। वहीं पर सीके बोले जी ने उनको अखिल हिंदू ध्वज दिया, जिसे अखिल भारत हिंदू महासभा का ध्वज के रूप में भी देखा जाता है। उस ध्वज देते हुए उन्होंने कहा कि ध्वज समिति को यह ध्वज दे दीजिए और कहिए कि यह राष्ट्रध्वज बने। यह सीके बोले जी की मांग थी और विशेष रूप से अंबेडकर जी ने इस मांग का स्वीकार किया और ध्वज समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखने की बात स्वीकार की थी। भले ठीक है, नेहरू जी के कारण वहाँ किसी की चली नहीं,
इतिहास प्रमाणित है, इसलिए आज नहीं तो कल देश के सामने उसका आना आवश्यक था और ये आज इस माध्यम से आपके सामने यह विषय रखा जा रहा है। देश का बंटवारा निश्चित हो गया। धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों को पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान देना निश्चित हो गया। 28% अल्पसंख्यकों के लिए जो 35% भूमि दी गई, उसके विरोध में राजस्थान हिंदू महासभा ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाने का मन भी बनाया था, परंतु रुपयों की कमी के कारण वो विषय स्थगित हुआ। परंतु यह देखना अत्यावश्यक है इसलिए कि जनसंख्या की अदल बदल पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जो भूमिका थी वह महत्वपूर्ण थी। जब तक जनसंख्या की अदल बदल नहीं होती तब तक विभाजन की मान्यता स्वीकार न की जाए, उसे स्वीकारा न जाए। पूर्णतः यहाँ से अल्पसंख्यक निकल जाए तब जाकर के विभाजन पूर्ण हुआ, यह मांग उनकी थी। अब देखिए, इस पर बहुत सारे लोगों ने, अंबेडकर जी ने लियाकत अली के साथ भी वार्ता की थी, इस विषय पर दोनों सहमत भी थे, ये बात भी इतिहास में दर्ज है। परंतु एक विशेष रूप से जो जनमानस का जो एक विषय था, उस समय भी जनमानस का जनमत लेने की परंपरा जो थी, उस परंपरा के अनुसार ऑर्गेनाइजर ने जनमत जांचा था, उसमें 84,656 लोगों ने अदल बदल पर सहमति जताई थी। केवल 666 लोगों ने असहमति जताई थी। फिर भी नेहरू और गांधी दोनों ने अस्वीकार करते हुए गांधी के माध्यम से पाकिस्तान गए मुसलमानों को भी वापस भारत में बुलाया गया। अब 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय मुसलमानों ने मुस्लिम लीग समर्थक लोगों को भारत से निष्कासित करने की मांग की, उसे भी कूड़ेदान में नेहरू ने फेंक दिया। इसलिए संविधान की नींव 1935 के ब्रिटिश संविधान के आधार पर स्थापित हुई, अर्थात विभाजन का कोई भी परिणाम भारत के संविधान पर नहीं है, यह एक निश्चित हो जाता है। यह विषय आवश्यक है लोगों के सामने जाना, क्योंकि संविधान सभा का प्रथम सत्र जब हुआ तब भारत अखंड भारत था और अखंड भारत में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था, बहिष्कार किया था और उसका कार्यकाल जब आरंभ हुआ विभाजन के बाद, तब जाकर के इसमें अंबेडकर जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। यह भी आवश्यक कहना है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 1935 के कम्युनल अवार्ड के आधार पर जब देश की नागरिकता को विषमता के रूप में देख करके भविष्य में भी शेष भारत को अखंड रखने के लिए जो प्रावधान होने चाहिए थे वह नहीं थे, इसलिए जो 1938 में सावरकर जी ने अखिल भारत हिंदू महासभा के विशेष जयपुर अधिवेशन में जो बातें कही थी समान न्याय अधिकार और अवसर की, उसे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मसौदे में अपनी चतुराई से संलग्न करते हुए, जिसे आज हम कह सकते हैं कि धारा 44 लागू हुई, उसमें अंतर्भूत हुई, लागू भले अभी तक नहीं हुई है, परंतु वो संघर्ष भी अखिल भारत हिंदू महासभा ने 1985 से आरंभ किया है और वह आगे भी जारी रहेगा। समान नागरिक संहिता धारा 44 लागू होना देश के लिए अत्यंत आवश्यक विषय है, परंतु वह विषय 1938 में अगर लागू हो जाता, विरोध हिंदू महासभा का स्वीकार हो जाता, कांग्रेस उस समय हिंदू महासभा के इस प्रस्ताव को सम्मति दे देती या अनुमोदन दे देती या समर्थन भी करती, तो देश का बंटवारा न होता, न देश में धार्मिक आधार पर लोगों के बीच या सामाजिक आधार पर लोगों के बीच किसी भी प्रकार का मनमुटाव न होता। परंतु जो हुआ वो हो गया। अब इसकी भरपाई जिस प्रकार से डॉक्टर आम्बेडकर जी ने की है वो लोगों के सामने नहीं जाता है।
इसलिए कुछ लोग अंबेडकर जी को भी दोष देते हैं और कुछ लोग संविधान को भी दोष देते हैं। वास्तविकता यह है कि अंबेडकर जी ने चतुराई से उसमें धारा 44 समान नागरिक संहिता का जो अंतर्भाव किया था, नेहरू ने उसे रोक दिया। उसको भी समझना चाहिए हमें भी कि ये इतिहास की बड़ी भूल करने वाले कौन थे। अब हिंदू कोड बिल, यह भी एक विषय है जो अंबेडकर जी ने लागू करवाया। नेहरू के कहने पर मोमेडन लॉ भी लागू हुआ। यह भी एक विषय है जो संविधान के अच्छे अध्ययन करने वाले छात्र है वह समझ सकते हैं इस विषय को। परंतु ये एक महत्वपूर्ण विषय इसमें अत्यंतिक आवश्यक है कि जब संविधान सभा का अध्यक्ष पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिल गया, तब जाकर के संविधान सभा के सदस्यों ने 7,635 सुधार सुझाव दिए थे। 7,635 सुधार। अब इन सुधारों में से केवल 2,473 सुधारों पर ही बंद दरवाजों में चर्चा हुई। अब वो क्या थे हमें भी पता नहीं है, परंतु बाकी जो शेष बचे थे उन पर चर्चा क्यों नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। 25 नवंबर 1949 घोषणा हो गई कि 26 जनवरी 1950 को भारत स्वाधीन राष्ट्र होगा। यह अंबेडकर जी की संसद में घोषणा हुई, परंतु क्या आज हम विचार करने के लिए विवश नहीं है कि क्या स्वाधीन है या ब्रिटिश कॉलोनी है अभी भी। अब ये आगे चल करके हम देख रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को नेहरू जी ने संविधान का सरनामा, जिसे आत्मा कहते हैं, उसको प्रकाशित किया। अब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो गया, परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। जो ब्रिटिश सरकार ने 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट जिस प्रकार से किया था, उसके अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जनरल एक्ट 366 और 372 के अनुसार खंडित भारत में पूर्ववत ब्रिटिश विधि विधान लागू रहेगा। यह उसमें अंतर्भूत है। यह आवश्यक है समझना कि हमारे संविधान पर अंकुश ब्रिटिश कॉलोनी होने के कारण आज भी ब्रिटिश सरकार का अंकुश है। अब देखिए कि जो संविधान सभा के सदस्यों ने सुधार दिए थे, उनमें से 5,162 जो सुधार दिए थे उस पर चर्चा जो नहीं हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अंबेडकर जी जिम्मेदार है। क्या उनको आप दोष देंगे? संविधान निर्माता कह करके कांग्रेस ने जिस प्रकार के उनका सम्मान किया, क्या वह संविधान के निर्माता थे या कांग्रेस संविधान निर्माता कह करके अपनी भूलों को उनके सर पर मढ़ रही है? यह आवश्यक है। देखिए, कॉमन सिविल कोड इनको लागू करना क्यों नहीं था और अंबेडकर जी ने उसे अंतर्भुक्त क्यों किया, इस पर जब तक देश का बहुजन समाज सोचता नहीं, समझता नहीं, तब तक हम लोग संयुक्त रूप से राष्ट्रीय एकात्मता का विषय चर्चा में भी नहीं ला सकते। हम आज विघटित और विघटन की ओर अग्रसर है। अब देखिए, ब्रिटिश विधि विधान जब लागू रहेगा तो हमने यह जानने का प्रयास किया था। उस समय भारतीय संविधान का स्वर्ण महोत्सवी वर्ष 2000 सन की बात है, संपन्न हो रहा था और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनको मैंने एक पत्र लिखा था। पत्र मतलब एक मेमोरेंडम था, ज्ञापन था। उसमें ये लिखा था कि देखिए कि संविधान सभा में इतने प्रस्ताव सुधार के आए थे, उनमें से इन पर चर्चा हुई और जो बाकी शेष बचे थे 5,000 के आसपास, तो वो क्या थे, वो सार्वजनिक होना जरूरी है। इस पर हमने मांग की तो वाजपेयी सरकार ने उस समय संविधान समीक्षा समिति का गठन किया और उस समय एनडीए के एक घटक के सांसद ने उसका विरोध किया, जो अपने आप को अम्बेडकरवादी अनुयायी या नेता
कहते हैं और समय के अनुसार सत्ताधारी दल के साथ अपनी सीट संसद में कायम रखते हैं। तो यह समझने की आवश्यकता है कि देश की बहुजन समाज की मानसिकता को देश की आत्मा से अलग करने की जो एक संविधान में त्रुटि है उसको हम कैसे दूर करें। क्या हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये अनुमति लेनी पड़ेगी कि हमारे देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाए? क्यों हमारे विधि आयोग इस पर अधिक गंभीरता से विचार नहीं करते? क्यों हमारे देश के सत्ताधारी दल जिन्होंने 1996 में हिंदू महासभा का एजेंडा एडॉप्ट करते हुए चुनाव लड़े, उसमें कॉमन सिविल कोड, मंदिर मुक्ति, गोहत्या बंदी, ये सारे मुद्दे थे, परंतु चुनाव लड़कर जब सत्ता में आए तब हिंदू महासभा को किनारे करते हुए उन्होंने केवल कांग्रेस के एजेंडे पर चलना आरंभ किया। और आज जिस ढंग से भारत की राजनीति आगे बढ़ रही है, क्या वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की ओर नहीं बढ़ रही है? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह कहा है कि अल्पसंख्यक जो 1935 के संविधान की देन है उसकी परिभाषा क्या है, अब उस समय स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि 10% जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा या श्रेणी उनको मिलेगी। अब भारत में अल्पसंख्यक कहने के लिए गैर हिंदू या गैर भारतीय धर्म के लोग, अनुयायी उसके, वो भले धर्मांतरित हिंदू है परंतु गैर हिंदू है, गैर भारतीय मानसिकता के लोग हैं, तो उनकी मानसिकता पर शंका देश हमेशा लेता भी रहेगा। तो उनकी राष्ट्रीय समानता, नागरिकता के लिए क्या हम उचित प्रयोग नहीं कर सकते संविधान का? इस पर हमको एक महत्वपूर्ण विषय की ओर जाना होगा कि जब अंबेडकर जी स्वयं अपनी मानसिकता को प्रकट करते हैं तब उनकी आत्मा क्या कहती है। देश के पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और वह आरक्षण देश के विभाजन के पश्चात 10 वर्ष के लिए अंबेडकर जी ने लागू किया था। यह आरक्षण क्या था कि देश में जो एक विषमता फैली हुई है और विद्वान लोग जो है उनको अग्रेसित होने के लिए, करने के लिए एक सरकार का एक पूर्ण रूप से एक सपोर्टिव एक्ट जिसको कहते हैं वो आवश्यक था। और उसके अनुसार यह एक्ट हर साल 10 वर्ष के लिए बढ़ता गया। आज 70 साल पूरे होने के बाद भी देश उसी स्थान पर है। आरक्षण की मार झेलता हुआ गुणवत्ताधारी युवक विदेश की ओर जा रहा है और देश में गुणवत्ताहीन आरक्षित लड़के प्रशासकीय पदों पर बैठकर देश की व्यवस्था को धूमिल कर रहे हैं। गुणवत्ता प्रधान राजनीति जब तक लागू नहीं होती, भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। भारतीय गुणवत्ताधारी युवक युवतियाँ विदेशों में जाते रहेंगे और वो फिर वापस लौटने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए हमको ये समझना आवश्यक है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए जो एक धारा 44 बनाई थी उसको लागू करने में क्या पेच है और आगे चल करके उसको हम समझेंगे, जिसमें अम्बेडकर जी के विचारों के अनुसार संविधान उस समय भी विभाजन पूर्व भारत में भी अल्पसंख्यकों के लिए आदर का स्थान नहीं रखता था, आज भी नहीं रखता है। इसलिए अम्बेडकर जी ने जो 2 शब्द अपने वाङ्मय में लिखे हुए हैं, वाङ्मय क्रमांक है 151, वो विषय हम देश के सामने रखना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता एक असंभव कार्य है। भारत से समस्त मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना और हिंदुओं को वहां से बुलाना एकमात्र हल है। यदि यूनान, तुर्की, बुल्गारिया जैसे कम साधनों वाले छोटे छोटे देश यह कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। सांप्रदायिक शांति हेतु अदला बदली के इस महत्वपूर्ण कार्य को न अपनाना
भारत में सांप्रदायिक समस्या बनी रहेगी। पाकिस्तान में रुके हुए अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा कैसी होगी? मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर और सम्मान के योग्य नहीं है। मुसलमान की मातृभावना केवल मुसलमानों के लिए ही है। कुरान गैर मुसलमानों को मित्र बनाने का विरोधी है। इसलिए हिंदू सिर्फ घृणा और शत्रुता के योग्य है। मुसलमानों की निष्ठा केवल मुस्लिम देश के प्रति होती है। इस्लाम के सच्चे मुसलमानों हेतु भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपना निकट संबंधी मानने की आज्ञा नहीं देता। संभवतः यही कारण था कि मौलाना मोहम्मद अली जैसे भारतीय मुसलमान ने भी अपने शरीर को भारत की अपेक्षा यरूशलेम में दफनाना अधिक पसंद किया। कांग्रेस में मुसलमानों की स्थिति एक सांप्रदायिक चौकी जैसी है। गुंडागर्दी मुस्लिम राजनीति का एक स्थापित तरीका है। इस्लामी कानून समान सुधार के विरोधी है। धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। मुस्लिम कानूनों के अनुसार भारत हिंदुओं और मुसलमानों की एक समान मातृभूमि नहीं हो सकती। वे भारत जैसे गैर मुस्लिम देश को इस्लामिक देश बनाने में जिहाद आतंकवाद का संकोच नहीं करते। यह विषय और विचार आम्बेडकर जी ने लिखे हैं। विभाजन के तत्काल पश्चात की बात है और वह प्रमाण है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भारत में अगर समान नागरिक संहिता लागू होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। जो हुआ है वो हो गया, अब फिर से न हो। इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सामाजिक एकात्मता के लिए कॉमन सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता अर्थात धारा 44 का लागू होना देश की प्राथमिकता है। और इसमें मैं महत्वपूर्ण विषय पर बात कहूँगा। भारत के गैर हिंदू भी धर्मांतरित हिंदू है और उनकी घर वापसी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, स्वामी श्रद्धानंद जी के कथनानुसार हो जाए तो भारत का बृहत्तर भारत होना निश्चित ही आनंद योग्य होगा और विश्व गुरु भारत बृहत्तर भारत होगा। इसके लिए हमको एक कठोरता के साथ निर्णय लेना होगा। धर्मांतरितों का हिंदूकरण और हिंदुओं का नागरिकीकरण, नागरिकता देने का जो एक अधिकार होगा, केवल धर्मांतरित हुए लोगों की घर वापसी हो जाती है उनको नागरिकता दी जाए। जिनका कॉमन सिविल कोड को विरोध है उनकी नागरिकता रद्द की जाए। इस प्रकार के कठोर नियम किए बिना भारत को शेष रूप से संरक्षित और सुरक्षित रखना विषय आप आगे सोच लीजिए। मैं ये आप पर छोड़ देता हूँ। गंभीरता का विषय है। जनसंख्या का अनुपात जिस ढंग से बढ़ रहा है, देश के लिए आगे चलकर, विश्व के लिए आगे चलकर बहुत ही गंभीर होने का और उस पर कार्यरत होने का संदेश देता है। यह भी विषय हम अगले एपिसोड में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।